नमस्कार। आज का हमारा अध्ययन का टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है और इन मूल अधिकारों के अंतिम भाग के रूप में अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के लिए एक रक्षा का उपाय है, यानी एक ऐसा प्रावधान है जिसके माध्यम से मूल अधिकारों को प्रभावी बनाया जा सकता है, उनकी रक्षा की जा सकती है, उनका संरक्षण किया जा सकता है। और यदि हम देखें तो न केवल मूल अधिकार संबंधी भाग में बल्कि पूरे संविधान में यह अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए अनुच्छेद 32 के संबंध में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अधूरा है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। यानी बाबा साहब अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इंग्लिश में बोलें तो हार्ट एंड सोल कहा है। जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि अनुच्छेद 32 से 35 तक जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, उस संवैधानिक उपचार के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण है उसके तहत जारी होने वाली अनुच्छेद 32(2) के तहत जारी होने वाली रिटें। और इस उपचार का स्रोत है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश विधि में या अंग्रेजी विधि में वहाँ के राजा को या सम्राट को यह अधिकार दिया गया है कि वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न रिटें जारी करे। ब्रिटिश नागरिक अधिकारों के हनन के संदर्भ में राजा के समक्ष अपील करते हैं और राजा ऐसी रिटें जारी करता है। लेकिन भारतीय संविधान में चूँकि शक्ति पृथक्करण का जो प्रावधान है वो ब्रिटिश संविधान से भिन्न है और हमारे यहाँ न्यायालय को संविधान की व्याख्या और दूसरे विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं और मूल अधिकारों का संरक्षक भी न्यायालय को बनाया गया है। इसलिए हमारी न्यायपालिका को ये रिटें जारी करने का अधिकार दिया गया है। मूल अधिकारों के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद के तहत जारी मूल ढांचे की अवधारणा का पार्ट माना है और न्यायालय ने चंद्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 1997 में यह कहा था कि ये जो अधिकार है जिसे न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जिसमें प्रावधान में है, वो न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है वो संविधान के मूल ढांचे का अंग है। और जैसा कि हम जानते हैं अनुच्छेद 32 और 226 में या उसके अधीन न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह की रिटें जारी करने का अधिकार दिया गया है। इन 5 तरह की रिटों में है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। इन 5 रिटों में सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हेबियस कॉर्पस और इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करना, ब्रिंग द बॉडी। यानी किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने के खिलाफ यह संरक्षण प्रदान किया गया है और यह अधिकार किसी पदाधिकारी के खिलाफ, सरकारी पदाधिकारी के खिलाफ और निजी व्यक्ति के खिलाफ भी यह रिट जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 32(2) में
जिस बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रावधान है उसके तहत जब कोई व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाता है तो या तो खुद या उसका प्रतिनिधि या फिर उसका वकील यह रिट इस रिट के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगा सकता है और न्यायालय ये आदेश दे सकता है। बहुत से मामलों में जब पुलिस किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से निरुद्ध करती है तो वो व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, या किसी व्यक्ति का अपहरण किया जाता है तो वो उसके परिजन कोर्ट में जा सकते हैं। और ऐसे ही बहुत से मामले हैं जिसमें कोर्ट ये कोशिश करता है कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का संरक्षण हो। और हमारे यहाँ ये प्रावधान है कि कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर या विशिष्ट विधियों को छोड़कर सामान्यतः व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए और न्यायालय ये परीक्षण करेगा कि गिरफ्तारी कानूनी है या गैरकानूनी, और यदि गिरफ्तारी गैरकानूनी है तो न्यायालय उक्त व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकता है। परमादेश दूसरी जो रिट है वो है, परमादेश का मतलब है मैंडेमस, इंग्लिश में मैंडेमस, और इसमें व्यक्ति को आदेश दिया जाता है। और ये जो रिट है उसका प्रयोग केवल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ किया जाता है और सरकारी अधिकारियों को उनके पद की जो हैसियत है उसके हिसाब से कर्तव्य निर्वहन के लिए बाधित किया जाता है। ये कहा जाता है कि आपने अमुक काम क्यों नहीं किया, आप इसको कीजिए। परमादेश का जो प्रयोग है उसे निजी व्यक्ति, गैर संवैधानिक निकाय, विवेकानुसार लिए गए निर्णयों, अनुबंध पर रखे गए कार्मिकों और राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ जारी नहीं किया गया। मतलब इसका प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ नहीं किया जा सकता। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, और इंग्लिश में इसका अर्थ होगा टू डू योर जॉब, यानी आप अपना कार्य कीजिए। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि सरकारी पदाधिकारी अपने विधि द्वारा विहित कर्तव्यों का निर्वहन ढंग से कर सकें और कोर्ट इस हेतु उन्हें बाध्य कर सकें। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, प्रोहिबिशन, और इस रिट का प्रयोग न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्रकृति की संस्थाओं के खिलाफ किया जाता है और यह केवल विचाराधीन मामलों में प्रयुक्त होती है। और कोई भी अपर कोर्ट या बड़े स्तर का न्यायालय है वो अपने से निम्न स्तर के जो न्यायालय हैं, लोअर कोर्ट, उनके खिलाफ यह रिट जारी कर सकती है। और इसका जो मूल उद्देश्य है वो है अधिकारिता के अतिक्रमण को रोकना, कि आप अमुक के मामले में सुनवाई नहीं करें, इस तरह का इसका मकसद होता है। और इस रिट का प्रयोग विधायिका, कार्यपालिका और निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। चौथी जो रिट है वो है उत्प्रेषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्टियरी। इस रिट का प्रयोग वही बड़े न्यायालयों द्वारा छोटे न्यायालयों के खिलाफ या प्रशासनिक प्राधिकरणों को खिलाफ किया जाता है। इसके का जो प्रयोग होता है उत्प्रेषण रिट का, वो कार्रवाई समाप्त होने के बाद होता है और इसकी मंशा होती है कि जो न्याय है उसका पुनरीक्षण किया जा सके और ये देखा जा सकता है कि किसी निर्णय में यदि गलत कार्रवाई हुई है तो उसे सुधारा जा सकते। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है अधिक जानकारी प्राप्त करना, और इसमें इंग्लिश में इसका होता है प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट, यानी वांछित सुनवाई के लिए अधिक डॉक्यूमेंट्सों की मांग करना ताकि सुनवाई की जा सके और वैधता की जांच की जा सके कि निम्न कोर्ट में जो भी निर्णय हुआ है, कार्रवाई हुई है, वो वाजिब है या नहीं है, और उसके बाद की कार्रवाई निर्धारित की जा सके। इस जो उत्प्रेषण रेट है उसका एक मकसद केस ट्रांसफ़र भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अमुक कोर्ट में मेरे साथ न्याय नहीं हो सकता तो वो दूसरे कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील कर सकता है
और कोर्ट केस को दूसरे न्यायालय में ट्रांसफ़र करने का आदेश दे सकता है। अंतिम और पांचवी जो रिट है वो है अधिकार परीक्षा, जिसमें किसी प्राधिकारी से पूछा जाता है कि आप किस हैसियत से अमुक कार्य कर रहे हैं, यानी आपका प्राधिकार क्या है, बाई व्हाट अथॉरिटी, आपका प्राधिकार क्या है। इस रिट के तहत न्यायालय किसी भी अधिकारी से पूछता है कि आप अमुक कार्य किस हैसियत से कर रहे हैं या अमुक कार्य आपने किस हैसियत से किया है। इसमें संबंधित अधिकारी को विधि द्वारा विहित कार्यों के इतर जाकर यदि वो कोई कार्य करता है तो उनसे रोका जाता है। एक चीज़ यह है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में एक अंतर है। एक तो प्रतिषेध है जो चलती हुई किसी न्याय मामले पर कार्रवाई चल रही है तो उसके मामले में जारी किया जाता है और उसमें उस कार्रवाई को रोकना इसका मकसद होता है। जबकि उत्प्रेषण जो रिट है वो कार्रवाई होने के बाद की जाती है और उसमें न्याय का परीक्षण किया जाता है और इसका मकसद होता है भूल सुधारना। अनुच्छेद 32 और 226 इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है और अनुच्छेद 226 राज्य उच्च न्यायालयों को यह अधिकार देता है। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 32 है वो केवल मूल अधिकारों के संबंध में ही न्यायालय को ये रिटें जारी करने का अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है। जबकि अनुच्छेद 226 न केवल मूल अधिकारों के संबंध में बल्कि सामान्य विधिक अधिकारों के संबंध में भी उच्च न्यायालय को ये रिटें जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। ये जो 5 रिटें हैं इनका अनुच्छेद 32(2) में उल्लेख है। अनुच्छेद 32(1) में ये प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति के मूलाधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32(3) में ये प्रावधान है कि संसद रिट जारी करने का अधिकार अन्य न्यायालयों को भी, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा विधि बनाकर दूसरे भी न्यायालयों को प्रदान कर सकती है। और अनुच्छेद 32(4) में ये प्रावधान है कि संसद विहित प्रावधानों के अतिरिक्त संविधान के जो अनुच्छेद 32 है उसको या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको न तो ख़त्म किया जा सकता ना निलंबित किया जा सकता। और हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 32 के निलंबन के संदर्भ में हमारे आपातकालीन प्रावधानों में उल्लेख है कि किन किन परिस्थितियों में अनुच्छेद 32 को भी निलंबित किया जा सकता है और जैसा कि 1975 में निलंबित किया गया था। कुछ और अनुच्छेद हैं जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, वो है 33, 34 और 35। अनुच्छेद 33 हमारी सैन्य विधि के संदर्भ में है कि सैन्य विधि के चलते है ना ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो सैनिकों को प्राप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 34 में ये प्रावधान है कि देश के जिन जिन क्षेत्रों में हमारे यहाँ मार्शल लॉ लागू होगा उन क्षेत्रों के नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो प्राप्त नहीं होगा या इसको वहाँ सीमित किया जा सकेगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद 35 में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार में यदि कोई संशोधन करना है, परिवर्तन करना है तो वो केवल भारतीय संसद को होगा, न कि राज्य विधायिकाओं को। इस तरह से हमारा ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार वाला बिंदु पूर्ण होता है। धन्यवाद।